नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। खटीमा में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। हल्द्वानी के रोहित यादव को मिला जॉर्जिया में बोटामी ओपन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में मौका। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे रोहित यादव। डोईवाला के लच्छीवाला टोल के पास हाथी का हमला, गाड़ियों और लोगों पर किया हाथी ने हमला, कई घायलों को अस्पताल भेजा गया। रुड़की में ड्रग विभाग की छापेमारी, 20 मेडिकल स्टोरों की जांच में 5 स्टोरों में गड़बड़ी, लाइसेंस निलंबन तय, संचालक फरार। ऋषिकेश में आरटीओ के पास भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रोला टकराने से ट्रोला में लगी आग और दोनों चालकों की मौके पर ही मौत। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, यूपी, एमपी और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। डोईवाला से अहम खबर है, पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी, मतगणना की तैयारियां पूरी और एजेंट पास जारी। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में पहुंचे। मतगणना डिग्री कॉलेज डोईवाला में होगी। 3 हॉल में कुल 34 टेबल लगाई गई, ऑनलाइन भी देखे जा सकेंगे नतीजे। पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी, मतगणना की तैयारियां पूरी हुई, एजेंट पास भी जारी किए गए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजकुमार, पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी और बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर मतगणना को लेकर पूरी तरीके से जो बूथ हैं वो तैयार हैं, एजेंट पास भी जारी कर दिए गए हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए डोईवाला की मैं बात करूँ तो डोईवाला ब्लॉक में ये चुनाव की मतगणना होनी है। कल राजकीय महाविद्यालय डिग्री कॉलेज डोईवाला में, तो वहाँ मतगणना की तैयारी चल रही है और इस समय पास बनाए जा रहे हैं जो सभी प्रत्याशी हैं। डोईवाला ब्लॉक में 717 प्रत्याशी पंचायत चुनाव में मैदान में हैं, जिनके तमाम जो अभिकर्ता वो इस समय पास बनाने का काम उनका चल रहा है। कल सुबह 8 बजे से यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी और जो मतगणना है वो लगातार 24 घंटे चलेगी, यानी कि 8 बजे से शाम 8 बजे तक पहली पाली चलेगी और उसके बाद दूसरी पाली चलेगी। अधिकारियों की ड्यूटी भी शिफ्ट वाइज होगी यहाँ पे और नॉन स्टॉप क्योंकि ये मतगणना करनी है तो उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। 4 हॉल हैं जिसमें 47 टेबल लगाए जाएंगे। 3 हॉल में 13 टेबल लगेंगी और उसके अलावा एक हॉल में 8 टेबल लगाई जाएंगी। तो 6 चरण की ये पूरी मतगणना होने वाली है और क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे समर्थक जुटेंगे, उनके प्रत्याशी रहेंगे, तो उनके लिए बाकायदा पास दिखाने पर ही उनको प्रवेश दिया जाएगा अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि मतगणना स्थल पर मोबाइल बिल्कुल प्रतिबंध कर दिए गए हैं। ऑनलाइन इस बार आप जो है नतीजे इस समय पंचायत जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं, ऑनलाइन भी आप नतीजे देख सकते हो। तो लोगों से अपील की जा रही है कि जब मतगणना 8 बजे शुरू होगी तो आप लोग संयमित बरतें, बिल्कुल संयम बरतें और किसी तरह का हो हल्ला ना करें। और क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती है, जैसी बात है एक टेबल पर जब एक बॉक्स लेगा तो उसमें 2 से 2.5 घंटे का समय लगने वाला है गिनती में, क्योंकि क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत 3 स्तर की जो ये पंचायत प्रक्रिया है जिन पर मतगणना होनी है। तो 200 लगभग 40 कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ कि पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई है यहाँ पे और तलाशी के बाद ही सबको अंदर जाने दिया जाएगा। तो उत्साहित है लोग, क्योंकि पंचायत चुनाव जो है काफी समय के बाद हो रहे हैं और अगर हम बात करें प्रत्याशियों की तो अभी भी वो हार जीत का अपना समीकरण बैठा रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं हार जीत का समीकरण लोग बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन की हम बात करें तो आरओ डोईवाला ने अपील की है सबसे कि जब आप मतगणना केंद्र के अंदर जाएं तो बहुत ज्यादा शांति यहाँ बरतें और किसी तरह का विवाद ना करें। पोस्टल बैलेट में अगर कहीं किसी को कोई कमी दिखती है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद उसकी शिकायत का जो है वहाँ पे निस्तारण होगा। तो व्यवस्थाएं बनाई गई है और क्योंकि कल सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी मतगणना और बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटने वाले हैं। जी बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3 हॉल में कुल 34 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई। ऑनलाइन भी देखे जा सकेंगे नतीजे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हल्द्वानी के होनहार वुशु खिलाड़ी और कोच रोहित यादव को 1 से 6 अगस्त तक जॉर्जिया के बुटामी में आयोजित होने वाली बुटामी ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त हुआ है। रोहित 30 जुलाई को हल्द्वानी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां से वो फ्लाइट द्वारा जॉर्जिया पहुंचेंगे। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में रोहित यादव ने कहा कि वो पिछले 6 सालों से वुशु खेल का नियमित प्रशिक्षण ले रहे हैं और राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक भी जीत चुके हैं। उनके कोच और मार्गदर्शक महेंद्र सिंह भाकुनी ने कहा कि रोहित का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन होना गर्व की बात है और उन्हें उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जीतकर लौटेंगे। आपका सीनियर बाकी दिल्ली में जो बाकी फ्लाइट टिकट तो बाकी सारा अरेंजमेंट वहीं पे, इंडिया गेट भी जो हमें मिलेगी वो कल मिल जाएगी। जो खिलाड़ियों ने नेशनल टूर्नामेंट्स हो या भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गेम्स में उसमें प्रतिभाग किया है और समय समय पर अपनी प्रतिभा का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और हल्द्वानी शहर और राज्य का नाम रोशन करते हैं। इसी क्रम में अभी देखा गया है कि विगत पिछले महीने या उससे आगे महीने में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रायल किया हुआ था, जिसमें 350 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। वुशु एसोसिएशन द्वारा इसमें हल्द्वानी शहर से रोहित यादव को चयन किया गया है और यह बताते हुए बड़ा खुशी भी होता है कि हमारे बीच का एक नौजवान इस स्तर की प्रतियोगिता में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। वुशु के जो इस साल के सिलेक्शन ट्रायल जो है वो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में वुशु सन ऑफ इंडिया के द्वारा रखे गए थे 2 से 6 मई को, जिसमें लगभग इंडिया से 300 बच्चों ने प्रतिभाग करा था। प्रतिभाग का सिलेक्शन फाइनल टीम में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें तो अभी ट्रायल जिसमें 3 का फाइनल लिस्ट में नाम रहा। तो टोटल इंडिया से कितने अप्रोक्स 35 के समथिंग है, जूनियर, सब जूनियर और सीनियर मिला के। आपका सीनियर बाकी दिल्ली में जो हमारा और सीनियर मिला के आपका सीनियर बाकी दिल्ली में जो हमारा बाकी फ्लाइट टिकट है वो सब सोशल ने करी हुई है। तो बाकी सारा अरेंजमेंट वहीं पे, इंडिया गेट भी जो हमें मिलेगी वो कल मिल जाएगी। वुशु के जो इस साल के सिलेक्शन ट्रायल जो है वो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में वुशु सन ऑफ इंडिया के द्वारा रखे गए थे 2 से 6 मई को, जिसमें लगभग इंडिया से 300 बच्चों ने प्रतिभाग करा था। प्रतिभाग का सिलेक्शन फाइनल टीम में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें तो अभी ट्रायल जिसमें 3 का फाइनल लिस्ट में नाम रहा। तो टोटल इंडिया से कितने अप्रोक्स 35 के समथिंग है, सब जूनियर और सीनियर मिला के। आपका सीनियर बाकी दिल्ली में जो हमारा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुड़की के भारत नगर वार्ड नंबर 36 में चुनावी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। नगर निगम के पार्षद के देवर साहिल के परिवार पर पूर्व पार्षद के भतीजे अफजल और उसके साथियों ने हमला किया। आरोप है कि अफजल ने अपने थार वाहन से साहिल के भाई हाकिमुल्ला को कुचलने का प्रयास किया, जो एक मदरसे में मौलाना भी हैं। हाकिमुल्ला ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इसके बाद आरोपी गाड़ी से उतरकर उन पर हमला कर जान से मारने की कोशिश की। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर हाकिमुल्ला को बचाया, तब आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। मोहम्मद साहिल ने कहा कि उनकी भाभी पार्षद चुनाव जीत चुकी हैं, जिसके बाद से पूर्व पार्षद के परिवार के साथ उनकी पुरानी रंजिश चल रही है।
एक तो फुटेज तो मारपीट वाला के बाद ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहा था, तो मैं अपने रास्ते से सही जा रहा था बिल्कुल। उसने मेरे सामने बहुत तेज़ थार लेके आया और टक्कर मारी। पहले उसने देखा कि मैं गिरा नहीं, उसने दोबारा फिर मारी, फिर मैं संभल गया, फिर उसने तिबारे मारी, फिर मैंने साइड कर ली अपनी गाड़ी, वो आगे चला गया। इतने में मैं फ़ोन लगाया था, वो घूम के आया और उसने मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत की। उसने इस चीज़ का लिहाज नहीं किया कि मैं बादशाह हूँ और एक इमाम हूँ। उसने बहुत बदतमीज़ी के साथ मेरे साथ मारपिटाई शुरू करी। फिर हमारे मोहल्ले के एक अफजल मलिक भाई है और दो लड़के आए, वो दोनों, तो उन्होंने मतलब मुझे बचाया, तो उनके साथ और ज़्यादा बदतमीजी करी, बेल्टों से उनको बजाया। फिर कौन है वो अफजल है और आकिल नाम है उस लड़के का, पीली शर्ट में, वो वीडियो में आ रहा है, कादिर है। जो मौजूदा पार्षद है उनका मैं देवरू जेठ हूँ। हमारी भाभी पार्षद है मौजूदा फिलहाल। हमारा पत्रकार वार्ता बुलाने का मकसद ये है कि जब से हमारी भाभी पार्षद का इलेक्शन जीतती है, जब से पूर्व पार्षद जावेद है या उनके परिवार के आदमी है या उनका लड़का है, जब से हमारे से चुनावी रंजिश रखते आ रहे हैं, कई महीने हो गए, 6 महीने इलेक्शन को हो गए, लगातार हमें परेशान करते आ रहे हैं। जब भी हम गुजरते हैं या हमारा परिवार का आदमी कोई गुजरता है तो उसका लड़का हुटर बजाता है गाड़ी से, थार गाड़ी है उस पर, और वो इतनी तेज़ निकालता है कि हम कई बार बच चुके हैं। इसलिए कल उसने इतनी बड़ी हरकत करी है जो हमें प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी। कल उसने इतनी बड़ी हरकत करी है, हमारे छोटे भाई है इमाम साहब, ये नमाज़ पढ़ा के मस्जिद से जा रहे थे, तो उसने गलत दिशा से थारी ने देख के इतनी तेज़ भगाई कि बाल बाल बचे। लक्सर के सुल्तानपुर में बन रही विशालकाय मस्जिद के निर्माण कार्य को प्रशासन ने तत्काल रुकवा दिया, क्योंकि मंगल के मरने तो यह अहम खबर आपको हम लक्सर से बता रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस संबंध में निर्देश मिलने के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मस्जिद का निर्माण निर्धारित मानकों के विपरीत किया जा रहा है। मस्जिद की मीनारों की ऊंचाई करीब 250 फुट तक बनाई जा चुकी है और वहां पत्थर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इसे हरिद्वार जिले की सबसे बड़ी मस्जिद बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से शिकायत की थी, जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्होंने हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को निर्माण पर तुरंत रोक लगाते हुए भूमि व निर्माण संबंधी दस्तावेजों की जाँच करवाने के निर्देश दिए थे। देखिए, उसमें सोशल मीडिया से और अलग स्रोतों से हमें कुछ जानकारी मिली कि कोई मानक के अनुसार वो नहीं बन रही है। तो उसमें नगर पंचायत के द्वारा उनको नोटिस दिए जा रहे हैं मस्जिद प्रबंधन को कि वो जो भी उनके पास कागजात हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या नक्शा जो भी है वो प्रस्तुत करेंगे। जैसे ही वो सबमिट करते हैं उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों से, सामाजिक संगठनों से ये शिकायत आती थी कि बहुत भारी भरकम देवबंद की तर्ज पे बहुत बड़ी मस्जिद बना रहे हैं, तो इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने की भी एक संभावना थी। तो मैं समझता हूँ जरूर किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के यहाँ या शासन में शिकायत की होगी, तो जिससे आज ये रोक लगी है। और अगर हमको नमाज पढ़ने के लिए एक ईदगाह की आवश्यकता है या मस्जिद की आवश्यकता है इबादत करने के लिए, तो हम इसका भारी भरकम स्वरूप बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हमको एक ऐसा तालमेल बनाना चाहिए जिससे अन्य समाज के लोगों पर, जैसे हिंदू समाज है, सिख समाज है, आसपास अपने जितने भी समाज हैं, विभिन्न जातियां रहती हैं, तो सबका एक सार्वजनिक सामाजिक संतुलन बना रहे। इस प्रकार के निर्माण हमको करने चाहिए और अगर सामाजिक विद्वेष फैलने की संभावना हो तो ऐसे निर्माण रोक दिए जाने चाहिए। हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय 24वीं स्टेट जूनियर एवं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया। प्रतियोगिता का आयोजन जिला बैडमिंटन संघ, जिला प्रशासन और खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के सभी जिलों से जूनियर व सीनियर वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रतियोगिता खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मंच प्रदान करेगी।
नेशनल गेम के बाद से लगातार हमारे स्टेट स्तरीय हर प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं की प्रतियोगिता लगातार हर जनपद में हो रही है और उसी क्रम में जो है आज बैडमिंटन की सीनियर जूनियर स्टेट चैंपियनशिप जो है आज अल्मोड़ा में हो रही है। बहुत स्वागत योग्य है। पूरे प्रदेश भर से बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं। निश्चित रूप से यही कंपटीशन आगे के लिए नेशनल के लिए उनको प्रोत्साहित करेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। वाकई हमारे प्रदेश में खेल खिलाड़ी सबका भविष्य बहुत सुनहरा है और अब तो मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड देवभूमि है वो अब खेल भूमि के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। और एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुद्रप्रयाग जनपद में हो रही भारी बारिश के चलते केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग एक बार फिर से बाधित हो गया है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच का सड़क मार्ग कल शाम से पूरी तरीके से बंद है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने जानकारी देते हुए कहा कि मुनकटिया और गौरीकुंड के बीच करीब 50 से 70 मीटर सड़क का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। यही नहीं, इस मार्ग का वैकल्पिक पैदल रास्ता भी टूटा हुआ है, जिससे स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। ये गौरीकुंड सोनप्रयाग जो पैदल मार्ग है, मुनकटिया वाला रास्ता, ये गौरीकुंड से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे ये पैदल मार्ग भी पूरी तरह टूट चुका है। इसमें पैदल चलना संभव नहीं है। फिलहाल पैदल चलना कोई संभव नहीं। खबर है देहरादून से, जहां पर नगर निगम के पास राजस्थानी शुद्ध सनातनी भोजनालय का मुख्य अतिथि नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि शुद्ध वैष्णव भोजनालय यहां पर पहुंचने वाले शाकाहारी पर्यटकों सहित स्थानीय बाशिंदों को लाभान्वित करेगा और साथ ही निकटवर्ती दून मेडिकल कॉलेज और MKP कॉलेज के विद्यार्थियों को भी शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा। सबसे विशेष मैंने कोशिश की है कि हमारे लोगों को जो शुद्ध खाना नहीं मिल पाता, और शुद्ध खाने के लिए अगर देखें तो तहसील से लेकर का स्टोर तक या जाके पे मिलेगा और या जाके कचहरी में मिलेगा, तो बीच में कोई शुद्ध खाने की नहीं है। तो मैंने सोचा है कि शुद्ध सनातनी खाना मैं जो लोग खाते हैं उनको दे सकूं। हमारी यहाँ महिलाएं टीचर हैं, सामने महिलाएं डॉक्टर हैं, उन लोगों को थोड़ा सा शुद्ध खाना मिलता रहेगा, अच्छा है। तो मैं शुद्ध सनातनी खाने के फेवर में कोशिश कर रहा हूँ। एक शुद्ध खाने को सबके लिए ऐसा रहे कि बिना बेझिझक के क्या होगा कैसा होगा और खाने में उनको है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक आवश्यकता भी थी, क्योंकि पूरी सड़क में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के किसी खाने के स्टॉल यहाँ पर नहीं है। तो ये एक अच्छा सा यहाँ पर एक प्लेस निकल के भी आया है। पहले यहाँ पे कभी बैंक हुआ करता था और आज यहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट यहाँ पे खुला है और राजस्थानी फूड यहाँ पे देहरादून के नागरिकों के यहाँ पर मिलेगा तो निश्चित तौर पे। और आप भी काफ़ी लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पे आगे उनका काम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर फले फूले। मैं उनको ऐसी शुभकामनाएं उनको दे सकता हूँ। देखिए, इस रेस्टोरेंट में जो कि यादव जी द्वारा जो संचालित है, ये MKP की मेन रोड पे है, न्यू रोड पे। आप देखेंगे ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट है भी नहीं है इस प्रकार के जहाँ पर आके हम भोजन कर पाए। न्यूनतम दरों पर जो है खाना खिलाने का कार्य करेंगे। इस रेस्टोरेंट का नाम जो इन्होंने रखा है राजस्थानी सनातनी, तो ये सनातन धर्म से बिल्कुल मेल खाता है। कारण ये है कि यहाँ पे शुद्ध वैष्णव भोजनालय है। शुद्ध वैष्णव भोजन आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रहण करने को, साफ सुथरे तरीके से ढंग से घर के तरह जैसा भोजन आपको यहाँ पे खाने को मिलेगा। और इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे खाने की बड़ी समस्या थी, यहाँ पे कहीं पे दून अस्पताल है, आसपास के स्कूल है और अस्पताल है, तो यहाँ पर समस्या थी कि लोगों को खाने के लिए कोई घर जैसा खाना मिलना मुश्किल था। तो बिल्कुल मैं यादव जी को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आशा करता हूँ आने वाले वक्त में आपका कार्य और
उन्नति करे, प्रगति। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की मांग है। ये मांग उत्तराखंड राज्य अनुसूचित आवाज जनजाति उपयोजना के सदस्य जयपाल वाल्मीकि ने की है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याएं पूरे प्रदेश में है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों पर उन्होंने रोक लगा दी थी। तब से लेकर आज तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग या ठेकेदार के माध्यम से ही रखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में इनका शोषण हो रहा है और मांग की इन्हें जल्द स्थायी कराई जाए। अब से नहीं क्या अरे क्या करें, मैटर भी ऐसा है। और सफाई कर्मचारी की समस्याएं पूरे प्रदेश के अंदर ही, जो कि कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, मनमोहन सिंह जी उसके प्रधानमंत्री थे, तो चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों पर उन्होंने रोक लगा दी थी। जब छठे वेतनमान की सिफारिशें लागू हुई, छठे वेतनमान की सिफारिशों को लागू करते हुए केंद्र की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के पदों पर प्रतिबंध लगा दिया था और सीधा सिफारिशों में ये लिखा था कि आगे की जो भी भर्ती होगी चतुर्थ श्रेणी में वो आउटसोर्सिंग से होगी, ठेकेदारी से होगी। सीधा सीधा चतुर्थ श्रेणी का कार्य आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी को दे दिया गया। तब से अब तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का शोषण होता आ रहा है। देहरादून नगर निगम अपने विभिन्न वार्डों में जहां पानी इकट्ठा रहता है, ऐसी जगहों पर लार्वानाशक का छिड़काव कर रहा है। नगर निगम देहरादून विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान लार्वा पाए जाने पर वहां पर छिड़काव कर रहा है। बीच बीच में जो है अल्प विराम मिलता है, जब बरसात का धूप निकलती है तो उसमें थोड़ा सा जो लार्वा होते हैं हो जाते हैं, जिसमें कि कॉशन बरतने की आवश्यकता होती है। और उस दौरान हमारा जो है लार्विसाइडल स्प्रे जो है, जो छिड़काव हो रहा है, वो काफ़ी जो है हमें इस चीज़ से रिलीफ दे रहा है कि किसी भी तरह जो हो वो मच्छरों की डेंसिटी जो है वो कम रहे। और फॉगिंग भी हमारी लगातार जारी है और इसी के क्रम में जो है जो सोर्स रिडक्शन का कार्य है, जो घर घर जाकर जो आशा कार्यकर्ता कर रहे हैं और वॉलंटियर्स कर रहे हैं, उससे भी जो है काफ़ी हद तक जो है इसको लार्वा को बनने में, पनपने में जो है हमें जो है रोकने में सफलता मिल रही है। सितारगंज सैंजनी गांव में खेत में पानी लगाने को लेकर ग्रामीण का पड़ोसी से विवाद हो गया। गुस्साए आरोपित ने ग्रामीणों को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है चुनावी रंजिश के कारण की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सात बज के 25 मिनट सुरजीत सिंह राणा, उम्र 35 साल, सन ऑफ धीर सिंह राणा, संजनी बिस्टी पुटिया का ये बॉडी आई थी, जिनको इमरजेंसी में लाया गया और इनको गन शॉट वुंड है, एंटी वुंड प्रेजेंट है, 5x3.5 सेंटीमीटर का घाव है और इसमें लगभग 30 से 35 पैलेट वुंड्स प्रेजेंट हैं। पुलिस अभी पंचनामे की कार्रवाई कर रही है, जैसे पंचनामा आता है वैसे ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर रुड़की से है, जहां पर ड्रग कंट्रोल विभाग ने रामपुर चुंगी क्षेत्र में मेडिकल स्टोर्स और दवा कंपनियों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने 20 से अधिक मेडिकल स्टोरों की जांच की, जिसमें 5 स्टोर्स में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। इन स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश की गई और साथ ही 5 जीवन रक्षक दवाओं के सैंपल भी लिए गए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने दवा निर्माण कंपनी को कई कमियों के लिए सुधार के निर्देश भी दे दिए और चेतावनी भी जारी की है। आज हमारे द्वारा श्री हेमंत सिंह नेगी जी डीडीसी एफडीए के नेतृत्व में रुड़की में रामपुर चुंगी के आसपास के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया, जिसमें दो मेडिकल स्टोर का जो है लाइसेंस सस्पेंशन करने की संस्तुति की और 3 मेडिकल स्टोर को स्टॉप सेल का आदेश दिया। उसके साथ ही मेडिकल स्टोर वालों को आदेशित किया गया कि
सारी दवाइयों के क्रय विक्रय रिकॉर्ड जो है सही तरीके से मेंटेन करेंगे और नार्कोटिक दवाइयों का जो भी क्रय विक्रय करेंगे उसका रिकॉर्ड तरीके से मेंटेन करते हुए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही देंगे। और कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति अगर दवाएं बेचने आता है या बिना लाइसेंस ही और बाहर से आता है तो जब भी दवाएं खरीदे उसका बिल जरूर है और साथ ही जो है बिना लाइसेंस से दवाएं नहीं खरीदें, जिससे कि नकली दवाओं को बढ़ावा मिल सकता है। उसके साथ ही एक दवा निर्माता फर्म का निरीक्षण किया गया और कुछ कमियां पाए जाने पर उसे सुझाव दिए कि जो है तत्काल जो है अपनी कमियों को दुरुस्त करके प्रोडक्शन अपना चालू कर। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।